आज की इस क्लास में मैं बीएल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे यह टॉपिक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मौलिक अधिकार, यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार हैं उनका प्रावधान किया गया है संविधान के भाग 3 के अंतर्गत। संविधान के भाग 3 में उल्लेख किया गया है मौलिक अधिकारों का। और कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान में। अब ये जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार हैं ये किस देश से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो 3 बातें आ गई इसमें। इनका जो वर्णन है वो भारतीय संविधान के भाग 3 में है। अनुच्छेद कौन से? 12 से 35। और ये जो मौलिक अधिकार हैं भारतीय संविधान में ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से। अब मौलिक अधिकार ये हैं क्या? तो मौलिक अधिकार ये नागरिकों का मूल हक है, यानी एक तरह से हक है कि प्रत्येक नागरिक के बौद्धिक, आध्यात्मिक और आर्थिक विकास के लिए ये मौलिक अधिकार बहुत ज़रूरी हैं। अतः यह नागरिकों को दिए जाने अति आवश्यक हैं, इसलिए इनको कहा गया है मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। तो यह भारत के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के दिए जाते हैं, यानी जैसे ही भारत के अंतर्गत जिसने जन्म लिया है उसको बिना किसी भेदभाव के ये अधिकार प्रदान किए गए हैं। यानी इन अधिकारों को पाने के लिए उसको कहीं आवेदन करने या एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। ये अधिकार प्रकृति में न्याय संगत हैं और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में, यानी ये जो अधिकार जो नागरिकों को प्रदान किए गए हैं ये न्याय संगत है। इनके बिना व्यक्ति है वो अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। और मौलिक अधिकार यह व्यक्ति के लिए अनिवार्य हैं, और यदि इन मौलिक अधिकारों का कोई उल्लंघन करता है, इनकी अवहेलना होती है या इनको कोई छीनने का प्रयास करता है, तो व्यक्ति है वो अपने मौलिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए सीधे हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, यानी उच्च न्यायालय में या उच्चतम न्यायालय में वो अपील कर सकता है और मौलिक अधिकारों को बनाए रख सकता है। तो हमने जितना पढ़ा ये भाग 3 में दिए गए हैं और अनुच्छेद 12 से 35 तक में इनका वर्णन है, और यह अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। भारत के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के प्रदान किए गए। और यदि इन मौलिक अधिकारों का कोई उल्लंघन होता है तो जो व्यक्ति जिसका अधिकार छीना गया है वो सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। तो मौलिक अधिकारों से संबंधित संविधान के भाग 3 को भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में वर्णन किया गया है। इसको भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अब देखो, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार थे। मूल रूप से यानी मूल संविधान में कितने अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए? तो मूल रूप से 7 अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए थे, जिनमें से एक अधिकार हटा दिया गया है और अभी वर्तमान में 6 अधिकार नागरिकों को प्राप्त है। वो हैं समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब जो संविधान जिस मूल अधिकार को संविधान से हटाया गया है वो है संपत्ति का अधिकार। अब देखो, इसमें से एक महत्वपूर्ण बनता है कि संपत्ति का अधिकार है उसको कब हटाया गया और किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया? तो देखो, बाद में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, यानी संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 में था, जो उसकी संपत्ति से वंचित करने के अधिकार से संबंधित था,
को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। यानी संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, उसको मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। और अनुच्छेद कौन सा था? 31 अनुच्छेद। और इसमें इसे भाग 12 में सम्मिलित करके जोड़ा कहाँ गया? भाग 12 में संविधान के अनुच्छेद 301 के रूप में अब इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब देखो, मौलिक अधिकार है वो मूल अधिकार नहीं है, तो किस प्रकार का अधिकार है? ये एक कानूनी अधिकार है। संपत्ति का जो अधिकार है वो किस प्रकार का अधिकार है? ये एक कानूनी अधिकार है। तो ये अपने को ध्यान रखने की जरूरत है कि जो संपत्ति का अधिकार है यह वर्तमान में मौलिक अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता है। इसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में हटा दिया गया, जो कि संविधान के अनुच्छेद 31 में था। और अब इसको भाग 12 में सम्मिलित करके संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो अब जो संपत्ति का अधिकार है ये एक कानूनी अधिकार है। अब हम आते हैं अपने मूल मुद्दे पे कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, उनको हम पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले आता है समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार जो संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक में वर्णन किया गया। यानी ये जो 14 से लेकर के 18 तक ये अनुच्छेद हैं, ये जो 5 अनुच्छेद है, ये सारे अनुच्छेद समानता की बात करते हैं, समानता के ऊपर बल देते हैं। लेकिन समानता के बारे में ये जो जितने 5 अनुच्छेद हैं ये अलग अलग बात कहते हैं। यानी बात सारी किसकी करते हैं? समानता की, लेकिन बात है वो अलग अलग कहते हैं। जैसे सबसे पहले आता है कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता, यानी भारत के अंतर्गत रहने वाले सभी नागरिक हैं वो कानून या विधि के समक्ष समान है। चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो, सब कानून की नज़र में समान है। और जो अपराध करता है उन सबको समान मानते हुए सबको समान रूप से दंडित किया जाएगा, क्योंकि कानून के समक्ष सभी समान है। अनुच्छेद 15 ये कहता है कि राज्य किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यानी दूसरा ये जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 15 है, यह नागरिकों के साथ होने वाले भेदभाव को रोकता है। यानी धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग कि ये इस जाति का है, ये पुरुष है, इसका जन्म स्थान ये है, यानी इनके आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नागरिकों के बीच में नहीं किया जाएगा। यह कहता है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 16 राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित मामलों में अवसर की समानता। यानी जो भी सरकारी पद है, सरकारी पद प्राप्त करने के लिए नागरिकों के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब कई ये सोचते हैं कि भाई जब सरकारी भर्तियों में उसमें फिर जो कट ऑफ है वो समान क्यों नहीं रहती? क्योंकि उसका ये कारण है कि जो SC और जो ST के जो कैंडिडेट हैं उनको आरक्षण प्रदान किया गया है। जब हमारा संविधान बना था तब भीमराव अंबेडकर ने यह कहा था कि भाई कुछ समय के लिए ये जो समाज में जो दलित वर्ग हैं इनको ऊपर उठाने के लिए, इनको जो समाज के जो बाकी वर्ग हैं उनके समान लाने के लिए इनको आरक्षण देना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन कुल मिला के हम कह सकते हैं कि राज्य के अधीन जो भी सरकारी पद हैं उनको प्राप्त करने में किसी भी नागरिक के साथ किसी प्रकार कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको समान अवसर दिया जाएगा। अवसर यानी जिसमें योग्यता है वो योग्यता के आधार पर उस पद को प्राप्त करने का हकदार होगा, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का उन्मूलन, यानी छुआछूत। प्राचीन भारत के अंतर्गत ये जो अस्पृश्यता थी ये एक बहुत ही खराब है, या हम कह सकते हैं कि एक तरह से समाज में एक कैंसर जैसा रूप था ये। यानी समाज के जो कमज़ोर या जो दलित वर्ग थे उनके साथ छुआछूत या अस्पृश्यता का व्यवहार किया जा रहा था। तो ऐसी स्थिति में भारतीय संविधान ने के अंतर्गत अस्पृश्यता है इसको पूरी तरह से समाप्त किया गया है। यानी कहने मतलब कि कोई भी व्यक्ति किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यदि ऐसा कोई करता है तो वो न्यायालय में जा सकता है और ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। और अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। अब देखो, भारतीय संविधान के अंतर्गत उपाधियों का अंत किया गया है। जैसा कि हम
ब्रिटिश शासनकाल के अंतर्गत हम देखते थे कि जो विशिष्ट कार्य करने वाले जो व्यक्ति होते थे उनको सर की उपाधि, नाइट की उपाधि आदि उपाधियां देते थे। मतलब बाकी व्यक्तियों की बजाय उनको एक विशिष्ट दर्जा दिया जाता था। तो इसको भारतीय संविधान के अंतर्गत इस प्रकार की जो उपाधियां हैं इसका अंत किया गया है अनुच्छेद 18 के तहत। यानी अब जैसे मान लीजिए कि प्रोत्साहन के लिए यदि कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसको प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार दिया जा सकता है, जैसे कि भारत रत्न है, पद्मश्री है, पद्म विभूषण है, यानी आदि ये पुरस्कार हैं। लेकिन उपाधियां हैं वो किसी प्रकार की उपाधि नहीं है। उपाधियों का पूरी तरह से भारतीय संविधान में उन्मूलन किया गया है, समाप्त किया गया है। अब इसमें से ये जो 5 अनुच्छेद है, परीक्षा में पूछ सकते हैं कि अस्पृश्यता का अंत है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है, उपाधियों का अंत है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है, विधि के समक्ष समानता है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। तो इस समानता के अधिकार में से इस प्रकार के अनुच्छेद के बारे में परीक्षा में पूछ सकते हैं प्रश्न। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपना दूसरा मौलिक अधिकार लेते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है इसका उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक में। अनुच्छेद 19, इस अनुच्छेद के तहत भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता से संबंधित 6 अधिकारों की गारंटी दी गई है। कौन से? अनुच्छेद 19 के तहत पहला है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब देखो, अभिव्यक्ति का मतलब है कोई भी व्यक्ति है वो शासन के खिलाफ या निरंकुशता के विरोध में व्यक्ति है वो अपनी आवाज़ उठा सकता है, वो शासन का मतलब विरोध कर सकता है। ये इस प्रकार की उसको आज़ादी दी गई है। यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी मतलब विचार प्रकट करने का अधिकार व्यक्ति को दिया गया है। प्रेस की आज़ादी, प्रेस की आज़ादी भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है, क्योंकि प्रेस यानी समाचार पत्रों और मीडिया के माध्यम से जो अपनी बात है, नागरिक है वो अपनी बात है वो सरकार तक पहुंचा सकता है, और प्रेस है वो इस संबंध में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसके बाद में देखो, फिर बाद में जोड़ा गया था सूचना का अधिकार। तो सूचना अधिकार जिसको हम RTI कहते हैं, यह भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत ही आता है। यानी RTI अस्तित्व में कब आया था? तो 2005 के अंतर्गत RTI वो अस्तित्व में आया था। यानी सूचना का अधिकार कब लाया गया? तो 2005 में। इसी तरह से झंडा, यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपने जो भवन है या उसके ऊपर झंडा फहराने का अधिकार व्यक्ति को दिया गया। यह भी भारतीय संविधान के अंतर्गत 2004 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था नागरिकों को प्रदान की गई थी। तो ये तो हम कह रहे थे 19(1) की बात। 19(1) या हम 19(a) भी इसको कह सकते हैं। 19(2) में बिना किसी हथियार के शांतिपूर्वक इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। यानी कोई भी नागरिक है, यदि किसी नागरिकों के साथ कोई भेदभाव हो रहा है तो वो बिना किसी हथियार के शांतिपूर्वक वो एक जगह इकट्ठा हो सकते हैं और अपने जो मुद्दा है उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। तीसरा है संघ या सहकारी समितियां बनाने की स्वतंत्रता। कहने का मतलब है कि देखो, अब प्रशासन में कोई एक व्यक्ति की कोई बात सुनता नहीं है, तो इसलिए कई व्यक्ति है वो अपनी बात को सरकार के सामने प्रस्तुत करने के लिए अपना संघ बना सकते हैं, यानी अपने एक यूनियन का गठन भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 19(3) के तहत 19(4) में आवागमन की स्वतंत्रता। यानी भारतीय नागरिकों को आवागमन की स्वतंत्रता प्राप्त है कि वो भारत में किसी भी जगह वो एक दूसरी जगह पर जा सकते हैं, घूम सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं। इस प्रकार की आज़ादी 19(4) के तहत दी है। निवास करने की स्वतंत्रता, यानी भारत के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति है वो कहीं भी निवास कर सकता है, वो अस्थायी रूप से वहाँ पर बस सकता है। हालांकि जम्मू कश्मीर राज्य में धारा 370 होने के कारण वहाँ पर ऐसा नहीं था, लेकिन अब जब धारा 370 वहाँ से हटा दी गई है तो अब भारत के अंतर्गत कोई भी नागरिक है वो भारत में किसी भी जगह पर जाकर के स्थायी रूप से बस सकता है। 19(6) के अंतर्गत रोजगार की स्वतंत्रता। यानी कोई भी व्यक्ति है वो उसको इस प्रकार की आज़ादी दी गई है कि वो किसी भी प्राइवेट या सरकारी
या अपना व्यवसाय व्यक्ति कर सकता है, रोजगार को प्राप्त कर सकता है। यानी वो चाहे तो सरकारी सेवा में जा सकता है, योग्यता के आधार पर वो अपना प्राइवेट धंधा भी कर सकता है और वो कोई व्यवसाय या व्यापार भी कर सकता है। अब आगे आता है, तो ये तो था 19, यानी स्वतंत्रता के अधिकार में जो अनुच्छेद 19 उसमें क्या प्रावधान किए गए थे। तो ये 6 प्रकार के प्रावधान किए गए थे। तो विद्यार्थियों, इनको आप एक या दो बार देखोगे तो आपके ये आसानी से याद ही हो जाएंगे। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अनुच्छेद 20 ये कहता है कि दोषी व्यक्ति का जब तक दोष सिद्ध नहीं होता है वो उसको अपराधी करार नहीं दिया जा सकता। कहने का मतलब है कि ये नहीं कि किसी व्यक्ति को कोई शंका के आधार पर उसको गिरफ्तार कर लिया और उसको सज़ा मिल गई, ऐसा नहीं है। जब तक उस व्यक्ति का दोष सिद्ध नहीं होता तब तक हम उसको अपराधी घोषित नहीं कर सकते। यह संविधान का अनुच्छेद 20 ये कहता है। अनुच्छेद 21 के तहत, अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या स्वतंत्रता से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा। तो देखो विद्यार्थियों, ये जो संविधान का अनुच्छेद 21 है ये सबसे महत्वपूर्ण है स्वतंत्रता के अधिकार में। अनुच्छेद 21 के बारे में कई बार पूछ सकते हैं कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। यानी व्यक्ति को जीवन या व्यक्तिगत क्षमता से वंचित नहीं किया जा सकता। यह संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो यह संविधान का अनुच्छेद 21 ही कहता है। फिर 21 में ही संशोधन करके अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। 21A के अंतर्गत 86वें संविधान संशोधन के द्वारा निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है वो सभी बच्चों को दिया गया है जिनकी आयु 6 से 14 वर्ष की है। यानी सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की गई है अनुच्छेद 21A के तहत। तो विद्यार्थियों, ये भी इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है। 21A के तहत अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का अधिकार दिया गया है। कितनी वर्ष की आयु के बच्चों को? 6 से लेकर के 14 वर्ष की आयु के बच्चों को। अनुच्छेद 22 है, यह उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो विद्यार्थियों, ये था अपना स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसका वर्णन किया गया है संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक में। हर अनुच्छेद को हमने अच्छी तरह से देखा है। अगला आता है तीसरा अपना मौलिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखो प्राचीन भारत में क्या था? प्राचीन भारत के अंतर्गत यह था कि जो समाज के अंतर्गत जो मजदूर और जो कृषक वर्ग थे उनका हर तरह से भारत में शोषण हो रहा था। यानी उनसे जबरन काम करवाया जाता था और उनको उसके बदले में बहुत कम मेहनताना या कुछ भी नहीं दिया जाता था। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत इस बात को पूरी तरह से नकारा गया है और यह प्रावधान किया है कि समाज के जो कमज़ोर और जो गरीब वर्ग हैं उनका शोषण रोकने के लिए भारतीय संविधान के अंतर्गत पुख्ता प्रयास किए गए। तो देखो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो तीसरा जो हमारा प्रमुख अधिकार है वह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। यानी शोषण से रोकने के लिए जो समाज के कमज़ोर और जो गरीब वर्ग हैं उनको शोषण से रोकने के लिए। तो समाज के, अब देखो पहली बात तो इसमें जो अनुच्छेद हैं इसमें संबंधित दो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। ये दो अनुच्छेद हैं इससे संबंधित। तो समाज के कमज़ोर वर्गों के शोषण को रोकने के लिए संविधान निर्माताओं ने शोषण के विरुद्ध अधिकार को मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के रूप में शामिल किया गया। अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत इसमें ये जो प्रावधान हैं वे शोषण को रोकने के लिए प्रयास करते हैं। अब हम देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में क्या कहा गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मानव तस्करी यानी मानव को पशुओं की तरह बेचा नहीं जा सकता और किसी भी प्रकार के बलात् श्रम पर सख्त प्रतिबंध है। बलात् का मतलब है उनसे जबरन श्रम में नहीं करवाया जा सकता, यानी उनकी इच्छा के विरुद्ध उनसे काम में नहीं करवाया जा सकता। और अपराधियों को कानून के अनुसार सजा दी जाती है। और जो इस प्रकार का जो काम करवाते हैं यानी मानव तस्करी करते हैं या किसी मानव से जबरन उनसे काम करवाते हैं तो वो व्यक्ति अपराध की श्रेणी में माने जाएंगे और उनके ऊपर मुकदमा चलेगा और उनको अपराधियों की तरह उनको सजा दी जाएगी। यह नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों पर लागू होता है। यानी चाहे भारत के नागरिक हो चाहे भले कोई विदेशी हो, यदि यहाँ पर इस प्रकार का कोई काम करता है तो वो गैर कानूनन है, वो अपराध की श्रेणी में माना जाएगा।
अनुच्छेद 24 ये कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरे काम में नहीं लगाया जा सकता। ये कहता है अनुच्छेद 24। और जोखिम भरे काम कौन से हैं? जैसे कारखाना है, खदान है, किसी भी खतरनाक गतिविधियों में रोजगार के इस अनुच्छेद के तहत निषिद्ध है, मतलब पाबंदी है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जोखिम भरे काम में नहीं लगाया जा सकता। यह कहता संविधान का अनुच्छेद 24। हालांकि यह जो अनुच्छेद है उन्हें हानि रहित यानी जिसमें किसी को नुकसान हो नौकरियों में काम करने से नहीं रोकता है, लेकिन जो रिस्क वाले काम हैं उनके ऊपर जाने से रोकता है। तो संविधान का जो तीसरा मौलिक अधिकार है भारतीय संविधान जो नागरिकों को दिया गया है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में दो चीज़ें हैं। एक अनुच्छेद 23 यह कहता है कि जो बलात् श्रम का निषेध है, यानी किसी व्यक्ति से जबरन काम में नहीं करवाया जा सकता है और मानव तस्करी पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 24 है यह बच्चों के लिए है और 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनसे खतरनाक गतिविधियाँ उनके अंतर्गत काम में नहीं करवाया जा सकता। तो ये दो अनुच्छेद हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार में, अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 बलात् श्रम का निषेध करता है और अनुच्छेद 24 है वो 14 वर्ष से कम बच्चों को जोखिम भरे काम पर लगाने से रोकता है। ये दो अनुच्छेद हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार में। अब हम आगे देखते हैं अपना चौथा अधिकार वो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी धार्मिक मामलों में व्यक्ति को स्वतंत्रता। अब देखो एक तो इसमें जो अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक, 25, 26, 27 और 28 ये जो अनुच्छेद हैं ये हैं धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित। यानी ये जो 4 अनुच्छेद हैं ये भारत के नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। इनके तहत नागरिकों और गैर नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। संविधान में धर्म शब्द को निर्माताओं द्वारा परिभाषित नहीं किया गया और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए एक समझ परिभाषा दी। अब देखो जो ये 4 अनुच्छेद हैं धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित जो 4 अधिकार हैं उनमें अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक। अब देखो अनुच्छेद 25 ये कहता है अंतरात्मा की स्वतंत्रता, या सभी व्यक्तियों को समान रूप से धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, अभ्यास करने और उसका प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है। इसका मतलब ये है कि भारत का प्रत्येक नागरिक है वो अपनी इच्छा से, अपने अंतरात्मा से किसी भी धर्म को मान सकता है, उसकी पूजा अर्चना कर सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। ये दिया गया अनुच्छेद 25 में। यानी राज्य है ना वो किसी व्यक्ति को भाई बाध्य नहीं करेगा कि भाई आप इस अमुक धर्म का पालन करो, आप इस अमुक धर्म की पूजा करो। इसके लिए राज्य किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं कर सकता। तो धर्म है क्या? व्यक्ति की अंतरात्मा, यानी उसकी जो अंतरात्मा कहती है वो उस धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अनुच्छेद 26 है वो प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या किसी भी वर्ग को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है। तो कौन कौन से? धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना, यानी कई व्यक्ति अपने धर्म क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए धार्मिक संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, उनका रख रखाव कर सकते हैं, उनको चला सकते हैं। 26B यह कहता है कि धर्म से संबंधित मामलों में अपने मामलों का प्रबंध करने के लिए व्यक्ति स्वतंत्र है। चल और अचल संपत्ति का स्वामित्व और अधिग्रहण करने के लिए ये 26C कहता है। 26D के अनुसार कानून के अनुसार उन संपत्तियों का प्रशासन करने के लिए, यानी धार्मिक क्षेत्र के अंतर्गत, या हम कह सकते हैं धार्मिक मामलों में जो भी संपत्ति है वो व्यक्ति उन संपत्तियों का प्रशासन करने के लिए स्वतंत्र है। राज्य उनके ऐसे मामलों में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ये तो कहता है अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 27 यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार या रख रखाव के लिए किसी प्रकार के करों का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति अपने धार्मिक संप्रदाय के लिए कोई धार्मिक संस्था स्थापित करता है, उसको विकसित करता है, तो इसके लिए जो सरकार है उसके ऊपर वो किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाएगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति यदि किसी धार्मिक संस्था में कोई डोनेशन देता है तो सरकार है वो उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाई, वो कर मुक्त होता है। यह कहता है अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 28 यह कहता है कि कोई भी शिक्षण संस्थान जो पूरी तरह से राज्य के धन से संचालित होता है उसे कोई धार्मिक निर्देश
नहीं देना चाहिए। यानी राज्य की ओर से धन तो दिया जाता है उन संस्थाओं को, जैसे मान लीजिए कोई अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित कोई धार्मिक संस्था है तो राज्य के धन से वो संचालित हो सकती है, लेकिन राज्य उसको निर्देश नहीं दे सकता कि भाई आप अपने धर्म का इस तरह से प्रचार करो, आप ये करो वो करो। इस प्रकार का कोई निर्देश राज्य के द्वारा नहीं दिया जा सकता। ये कहता है संविधान का अनुच्छेद 28। तो विद्यार्थियों इसमें देखो अनुच्छेद 25 से लेकर के 28, 25, 26, 27, 28 ये 4 अनुच्छेद है, जिसमें अनुच्छेद 25 कहता है अंतरात्मा की उसको स्वतंत्रता है, व्यक्ति अपनी अंतरात्मा से किसी भी धर्म को मान सकता है। 26 के अंतर्गत जो धार्मिक संप्रदाय धार्मिक संस्था है उनको बढ़ावा देने के लिए नागरिक हैं वो स्वतंत्र है। 27 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म या संप्रदाय के आधार पर प्रचार प्रसार का रख रखाव करने के लिए सभी प्रकार के करों का भुगतान करने के लिए उसको बाध्य राज्य की ओर से नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 28 ये कहता है कि किसी धार्मिक संस्था को राज्य की ओर से धन तो प्रदान किया जा सकता है, लेकिन राज्य उसको निर्देश ही नहीं दे सकता कि आप इस तरह से अपना जो व्यवस्था है उसको इस तरह से चलाओ। इस प्रकार की का निर्देश और राज्य द्वारा नहीं दे सकता। तो मैं आशा करता हूँ कि विद्यार्थी आपको ये जो मैं जैसे समझा रहा हूँ बीच बीच में आपको समझ आता रहा होगा। अब हम अपना जो अगला है मौलिक अधिकार, वो है 5 नंबर पे सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। इसको हम शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार भी कहते हैं। यानी संस्कृति और शिक्षा को बचाने के लिए भारतीय संविधान के अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए। तो संस्कृति और शिक्षा से संबंधित भारतीय संविधान में ये 2 अनुच्छेद प्रमुख हैं। अनुच्छेद 29, देखो अनुच्छेद 29 क्या कहता है। यह अनुच्छेद सांस्कृतिक धार्मिक भाषाई अल्पसंख्यकों को उनकी विशिष्ट भाषा लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है। यानी जो अल्पसंख्यक समुदाय अल्पसंख्यक कौन होते हैं, जो संख्या में कम होते हैं। जैसे भारत के अंतर्गत हिंदू बहुतायत में है तो हिंदू बहुसंख्यक हो गया, बाकी मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, पारसी है, ये सारे जो धर्म है वो क्या हैं, अल्पसंख्यक है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 ये कहता है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनको भी अपनी भाषा लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। मतलब है वो भी अपनी जो भाषा लिपि और संस्कृति है उसको बचा सकते हैं। यह इन अल्पसंख्यकों को धर्म, नस्ल, जाति या भाषा के आधार पर शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश से वंचित करने पर भी रोक लगाता है। यानी कहने मतलब कि भारत के अंतर्गत जो भी संस्थाएं हैं उन जो भी शिक्षण संस्थाएं हैं उनके अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय को धर्म, नस्ल या जाति या भाषा के आधार पर उनको प्रवेश करने से रोक नहीं सकता। यह कहता है संविधान का अनुच्छेद 29। तो देखो संस्कृति और शिक्षा का जो अधिकार है इसका मूल उद्देश्य ये है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो भी अपनी भाषा लिपि और संस्कृति का संरक्षण कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। इस संबंध में भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रावधान किया गया। अब देखो अनुच्छेद ये तो 29 की बात है। अब 30 यह कहता है कि यह अनुच्छेद सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है। अब देखो इसमें क्या है, तो अपने पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार। यानी जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकता है, उनकी स्थापना कर सकता है और उनको वो चला सकते हैं। किसी भी प्रकार की सहायता प्रदान करते समय राज्य द्वारा अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थाओं के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब देखो जो भारत के अंतर्गत जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं वो अपनी भाषा लिपि और संस्कृति को बनाए रख सकते हैं। इसके लिए वो शिक्षण संस्थाएं खोल सकते हैं और राज्य के द्वारा उनको सहायता दी जाएगी। लेकिन सहायता देते समय राज्य ये भेदभाव नहीं करेगा कि भाई ये अल्पसंख्यक समुदाय है तो हम इनको दरकिनार कर दें। ऐसा बिल्कुल हरगिज राज्य नहीं कर सकता। बिना किसी भेदभाव के इन अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थानों को राज्य है वो वित्तीय सहायता प्रदान करता है, हम कह सकते हैं उनको धन आवंटित करता है। तो शैक्षिक और शिक्षा संबंधी जो अधिकार हैं वो हैं संविधान का अनुच्छेद 29 और 30। 29 तो यह कहता है कि जो भारत के अंतर्गत जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनको अपनी भाषा लिपि और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है। और 30 यह कहता है कि वो
जो अल्पसंख्यक समुदाय है वह अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने के लिए अपने जो शिक्षण संस्थाएं वो खोल सकते हैं और उनका प्रशासन है वो चला सकते हैं। राज्य उनको बिना किसी भेदभाव के वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करवाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि विद्यार्थियों आपको जो शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार है यह आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये अपना छठा मूल अधिकार है। मैंने गलती से इसमें 7वां लगा दिया, लेकिन ये अपना 6 नंबर का मूल अधिकार है। संवैधानिक उपचार का अधिकार, या हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जितने भी ये मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनमें से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा अधिकार है। यदि परीक्षा में सवाल पूछा जाए कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जितने भी नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनमें से सबसे महत्वपूर्ण अधिकार कौन सा है, तो उनमें सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है संवैधानिक उपचार का अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्योंकि ये जो अधिकार है, यानी इस अधिकार के कारण ही जो बाकी के मौलिक अधिकार हैं उनकी सुरक्षा संभव है। यानी ये जो अधिकार है नागरिकों को इस प्रकार की गारंटी देता है कि जो बाकी के जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं यदि उनका हनन होता है, उनको नुकसान पहुंचता है, तो नागरिक हैं वो इस अधिकार के तहत ही वो न्यायालय की शरण ले सकते हैं। तो ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है यह नागरिकों को अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में न्यायालय में जाने की शरण प्रदान करता है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसको संविधान की अंतरात्मा भी कहा जाता है, इसको संविधान की आत्मा कहा गया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बिना जो बाकी के जो मूल अधिकार हैं उनका अस्तित्व संभव नहीं है। परीक्षा में ऐसे ही पूछ सकते हैं कि संविधान के कौन से अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा गया है। कौन से अनुच्छेद को? अनुच्छेद 32 को, क्योंकि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 32 के तहत है। जैसा कि हमने ऊपर देखा अनुच्छेद 31 है वो अब हटा दिया गया है, क्योंकि अनुच्छेद 31 के तहत जो संपत्ति का अधिकार था उसका वर्णन था, तो उसको मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। अतः अब संविधान का अनुच्छेद 31 नहीं है, जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। अब देखो हम अनुच्छेद 32 के अंतर्गत एक पीड़ित नागरिक किसी भी मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। यह संविधान की मूल विशेषता है। यह अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को 5 रिट प्रकार के जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। यानी सुप्रीम कोर्ट वो 5 प्रकार के रिट या आदेश जारी कर सकता है। किस स्थिति में? मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में। तो विद्यार्थियों सबसे पहली बात है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है। यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत यह जो अधिकार है यह नागरिकों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में न्यायालय में जाने की अनुमति प्रदान करता है। इसका वर्णन है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? संविधान के अनुच्छेद 32 में। तो संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत जो उच्चतम न्यायालय है या उच्च न्यायालय है वो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। रिट का मतलब एक तरह से आदेश जारी करते हैं। सबसे पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि बंदी किए गए व्यक्ति को, यानी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से न्यायालय के समक्ष हाजिर करना। यानी यह रिट एक व्यक्ति को हिरासत में लिए गए व्यक्ति के शव को अदालत के सामने पेश करने का आदेश देती है, और वो भी कितने समय में? वो देती है 24 घंटे के भीतर। कहने का मतलब है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसको 24 घंटे के अंतर्गत न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाए कि उस व्यक्ति ने अपराध किया है या नहीं किया है। तो ये होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है परमादेश। परमादेश का मतलब है कि ये जो रिट है, यानी ये जो आदेश है वह सार्वजनिक अधिकारियों को अपने कर्तव्यों का पालन करने का आदेश देती है जो विफल रहे हैं या प्रदर्शन करने से इनकार कर दिया है। यानी सार्वजनिक अधिकारों जो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं तो उनको अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय वो इस प्रकार का परमादेश के तहत आदेश जारी कर सकता है। तीसरा आता है प्रतिषेध। यह रिट यानी यह आदेश निचली अदालतों को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकती है। यानी इसका मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कि कोई नीचे का न्यायालय है, हाई कोर्ट है या जिला न्यायालय है, तो उसके अंतर्गत ऐसा कोई मामला चल रहा है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है या वो अपनी सीमा का उल्लंघन करते हैं, यानी उस
उस मामले की जितनी वो सुनवाई कर सकते हैं, यदि वो सीमा से बाहर जाते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय वो उनको प्रतिषेध के सहित आदेश जारी करके उनको अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकता है। अगला आता है उत्प्रेषण लेख। यह उच्च न्यायालयों द्वारा निचली अदालतों को जारी किया जाता है, जिसमें उन्हें विशेष मामले को उन्हें स्थानांतरित करने या विशेष मामलों में उनके आदेशों को रद्द करने के लिए कहा जाता है। यानी उत्प्रेषण लेख है, यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालयों द्वारा निचली अदालतों को जारी किया जाता है। कहने का मतलब है कि जो उत्प्रेषण लेख उच्च न्यायालयों द्वारा, जैसे सुप्रीम कोर्ट है या उच्च न्यायालय है, उनके द्वारा यह निचली अदालतों को जारी किया जाता है कि उनकी कोर्ट में या उनके न्यायालय में जो विशेष मामले चल रहे हैं, या तो उनको वो ऊंचे के न्यायालय में यानी सर्वोच्च न्यायालय में उनको स्थानांतरित उनको भेजें, या विशेष मामलों में उनके जो आदेश हैं उनको आप रद्द करें। ऐसा आदेश दे सकता है सर्वोच्च न्यायालय। अगला है अधिकार पर्चा। अधिकार पर्चा का मतलब है कि अधिकार के बारे में पूछना। जैसे मान लीजिए कि यदि कोई अधिकारी अपने पद पर वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है, या जिस पद पर बैठा है वो बिना हक के उस पद पर बैठा है, तो ऐसे अधिकारों को उस पद पर जाने से यह जो आदेश है ये रोकता है। अधिकार पर्चा का मतलब अधिकार के बारे में पूछ सकता है। यह रिट किसी व्यक्ति को ऐसे सार्वजनिक पद पर रहने से रोकता है जिसका वह हकदार नहीं है। मान लीजिए कि कोई ऐसा अधिकारी है जो जिस पद पर वो बैठा है लेकिन उस पद के वो योग्य नहीं है, उसका हकदार नहीं है, तो उसको उस पद से हटाने के लिए अधिकार पर्चा के तहत सर्वोच्च न्यायालय वो आदेश जारी कर सकता है। तो ये है संवैधानिक उपचारों के तहत मौलिक अधिकारों को बनाए रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय वो 5 प्रकार के आदेश जारी कर सकता है। 5 आदेश कौन कौन से हैं ये हमने अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया है। अब आता है देखो अनुच्छेद 33 और 34 और 35, ये 3 अनुच्छेद हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट हैं वो हमने ऊपर जैसे देख लिए। समानता का अधिकार वो इम्पोर्टेंट है, स्वतंत्रता का अधिकार है वो इम्पोर्टेंट है। स्वतंत्रता के अधिकार में जैसे जीवन जीने का अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो शोषण का जो अधिकार है अनुच्छेद 23 और 24 में वो इम्पोर्टेंट है। जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है संविधान के अनुच्छेद 25 और 28 में। उसके बाद में जो संविधान का अनुच्छेद 31 है उसको मौलिक अधिकारों सूची से हटा दिया क्योंकि वो संपत्ति के अधिकार से संबंधित था। और जो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो है संविधान का अनुच्छेद 32 के तहत। ये सबसे इम्पोर्टेंट मौलिक अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है जितने भी मौलिक अधिकार है, क्योंकि इसके बिना जो बाकी के जो मूल अधिकार उनका कोई अस्तित्व संभव नहीं है। अब देखो थोड़ी सी हम जानकारी के लिए 3 अनुच्छेद और पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 33 के तहत यह संसद को सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसी और समान बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त करने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 34 के तहत मार्शल लॉ, सैन्य शासन के लागू होने पर मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध का प्रावधान करता है। अब देखो विद्यार्थियों, एक भाई मौलिक अधिकारों का हनन कब कर सकती है सरकार? तो एक तो देखो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों में कटौती हो सकती है। एक मार्शल लॉ का मतलब है सैनिक शासन लागू होने पर, सैनिक शासन लागू होने पर भी मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तीसरा है मौलिक अधिकारों पर कानून बनाने के लिए संसद को अधिकार प्रदान किया गया। भारतीय संविधान है वो संसद को मौलिक अधिकारों कानून बनाने के लिए अधिकार देता है। तो विद्यार्थियों ये था अपना आज का मौलिक अधिकार से संबंधित टॉपिक। मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको समझाने का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी यदि आपका कोई इश्यू है, आपकी कोई समस्या है, तो आप एक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे मैं भी यदि कोई कमी है तो उसमें मैं भी थोड़ा सुधार कर सकूं। तो आप जहां कहीं भी यदि कोई आपके कोई बात समझ में नहीं आई है या कोई कहीं ऐसा प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आपके जो अमूल्य सुझाव हैं उनसे आप हमें अवगत करा सकते हैं। एक विद्यार्थियों, आप मेरा जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मेरे जो भी वीडियोज़ है उसका नोटिफिकेशन आप तुरंत प्राप्त कर सकें। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।